अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ रहे थे हम। तो समझ आ रही है? हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मतलब सब समझ आ रहा है, सब ठीक है, ओके है? यस मैम। ओके। हम सेल का सिस्टम पढ़ रहे थे, सेल का बेसिकली प्रोसेस पढ़ रहे थे, ठीक है? और हमने कहा कि जी 3 मेजर स्टेप्स होते हैं जो बीच में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सबसे पहले एक कस्टमर ऑर्डर करता है। अब देखिए, आपने जब सेल का कर लिया तो अब परचेज़ का इसके उलट होगा सारा का सारा। जब कोई बंदा अ, हम सेल कर रहे हैं तो हम वेंडर हो जाएँगे दूसरे पर्सन के, ठीक है? जब हम परचेज़ कर रहे हैं, तो हम अब हमने वो अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है? अब हमारा जो वेंडर है बेसिकली वो कर रहा होगा जो हम कर रहे थे ये सेल में, और परचेज़ में हम वो कर रहे होंगे जो हमारा कस्टमर कर रहा होगा। तो दोनों उलट हो जाएँगे। यहाँ पे सेल कर रहे थे, वहाँ परचेज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट उधर भी तकरीबन ऐसे ही बनेंगे, लेकिन उनके नेम चेंज हो जाएँगे और डिफरेंट हो जाएँगे। जैसे यहाँ पे सेल ऑर्डर था, वहाँ पे परचेज़ ऑर्डर बनेगा। यहाँ पे गुड्स डिस्पैच नोट था, वहाँ पे गुड्स रिसीट नोट बनेगा, ठीक है? यहाँ पे इनवॉइस आप इश्यू करते थे, वहाँ पे इनवॉइस आपका सप्लायर आपको देगा, ठीक है? जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं कहीं पे, तो आप थोड़ी इनवॉइस दे के आते हैं, बिलिंग तो वो आपको करके देता है। ठीक है? कोई भी चीज़ आप लेट्स से खरीदने जाते हैं कहीं पे भी, इट्स यूजुअल कि आपका वेंडर इनवॉइस प्रिपेयर करता है, आपका वेंडर आपको बिलिंग करता है, आपने क्या-क्या चीज़ें परचेज़ की, जो भी सारी उसके ऊपर आती हैं, और एंड पे आपकी इनवॉइस के ऊपर लेट्स से आप गोरमेट पे चले जाएँ, आप दूध लिया, आपने केक लिया, सारी चीज़ें ली, उसने टोटल आपके बारकोड से स्कैनिंग करके तो ये चीज़ कितने की है, प्राइस उसके ऊपर आ गई, कोई एरर के चांसेस भी नहीं है। ये जो बेसिकली बार कोडिंग से स्कैनिंग हो रही है, इनपुट का एक तरीका है। आप बजाय कि खुद प्राइस एंटर करें, वहाँ पे एरर हो सकता है। तो कहा जी बारकोड से ही डायरेक्ट प्राइस वो उठा लेता है, कोई गलती के चांसेस ही नहीं है। तो ये इनपुट में आता है। अच्छा चलो, दिस इज़ अ सेपरेट थिंग। अब ये क्या होता है कि जी एंड पे क्या आपको एक वो बिल पकड़ा देता है, ये ले जी सर पेमेंट कर दें, ठीक है? इनवॉइस पकड़ी आपने, सारी चीज़ें देखी, अब क्वांटिटी भी देख ली और सब कुछ हो गया। बट वो तो कैश पे ट्रांज़ैक्शन थी, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जो तो कैश में ट्रांज़ैक्शन होंगी, उसमें तो इमीडिएट सेल होगी, इमीडिएट पैसे आएँगे। जो कैश पे परचेज़ेज़ होंगी, आपने परचेज़ की, इमीडिएट आपने पैसे पे कर दिए। उस पे तो ये लंबा-चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। वो तो इनफैक्ट कैश रिसीट और डिस्बर्समेंट के प्रोसेस में कवर हो जाएगा। हाँ जी? किसी ने सवाल किया है? बस मैम मैंने थोड़ा पिछला रिवाइज करवा दें। मैं पिछला ही शुरू रिवाइज़ से कर रही हूँ। टेस्ट ऑफ डाटा वाला थोड़ा समझ नहीं आया। अभी मैं ये प्रोसेस कंप्लीट करवा लूँ, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। आप अच्छा क्लासेस मैम, मिस ये कर बता रही हैं। दिए ऑडिटर के इसमें कौन से पॉइंट्स और मैनेजमेंट के कौन से, और हमें किस तरह का सिनेरियो आएगा किसमें? इसके, ये पूरे जो हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग सारा जो सेल्स का कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको सवाल जब मैं आपको ये करा रही थी, ये आपको 2 जी तरह से आएगा। ये या तो आपको कंट्रोल वीकनेसेस पूछी जा सकती हैं, या आपसे इंटरनल कंट्रोल पूछे जा सकते हैं, या आपसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछे जा सकते हैं। और इनफैक्ट अभी मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ कि बुक परचेज़ कर लें या सॉफ्ट में अवेलेबल कर लें। मंडे को हम इंशाल्लाह ताला इसके पास ऊपर कर लेंगे, अपने चैप्टर 5 के।
और है चैप्टर मेरे 6 पास सर आतिफ जी की जी बुक है मेरे पास सर आतिफ की। चले सबके पास जब होगी मंडे को हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। डे आप ही ने मुझे डिसाइड करके बताना है। चैप्टर 5 नहीं पढ़ा हुआ। चैप्टर 5 नहीं पढ़ा जी तो रिकॉर्डिंग ले आप फिर। तो मैं तो मुझे रिकॉर्डिंग के वो उनका कोई मसला हुआ हुआ शायद तो फिर आप CFE क्लासेस मिस शायद। ना किया करें। ये थोड़ा मैम और काम फिर था अगर ये इसलिए। जगह तो फिर आप क्लासेस मिस ना किया करें, ठीक है। बाकी बच्चे भी क्लासेस ले रहे होते हैं, तो ये नहीं होता कि आप क्लासेस मिस कर दें, फिर टीचर अपना सारा छोड़ के पीछे से वो पढ़ाना शुरू कर दे। फिर जो आपने चीज नहीं ली हुई, आपने एक लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो अब सारा तो नहीं ना उसको रिवाइज किया जा सकता। एनीवे लेकिन उसके पास पेपर मैं आपको करा दूंगी, जैसे ही मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगी उसके पास पेपर एंड पे कराऊंगी। बीच में अभी चलें जी। ठीक है, 5 पर अगर मैं अभी चैप्टर 6 से कराने लग जाती हूँ, तो आपको ऐसे ऐसे सवाल दिखेंगे। अभी तो आपने अंडरस्टैंडिंग ली, तो अंडरस्टैंडिंग से पहले ही आप 5 पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं अभी याद आपको करने में थोड़ा मसला हो रहा था। अच्छा जी, कस्टमर ऑर्डर आपका कस्टमर आता है। अच्छा हम बात कर रहे थे जी, आपको इनवॉइस मिली, आपने कैश में पेमेंट कर दी, वो सारा कुछ, और ये इवन आपकी कैश रिसीट और डिस्बर्समेंट के प्रोसेस में कवर हो जाएगा जब हम उसका वो प्रोसेस देखेंगे। लेकिन ये जो सेल्स का प्रोसेस अलग से बनाने का पर्पस यही होता है कि जो सेल्स क्रेडिट पे सेल्स हो रही होती है, जिसपे इमीडिएट पैसे नहीं होते, उस पे आपको फिर पूरी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। एक बंदे को उधार पे आपने चीज देनी है, उधार पे सेल करनी है, तो ये भाई बड़ा लंबा काम है। बैड डेट आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल के रह जाएंगी, सेल्स आपकी हिलेंगी, तो बड़े मसले आएंगे। इसलिए इसका पूरा प्रोसेस बनाया गया। इसी तरह परचेज अगर आप क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कल को आप पैसे पे ना कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पूरे के पूरे आपने चीजों को फॉलो अप करना है। हमने दो तो कवर कर लिए थे कि जी कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है उस वक्त क्या रिस्क हो सकते हैं, और हमने ये भी देख लिया था कि ये रिस्क जो हमने पढ़े ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी जो आपके दिमाग में आते हैं और भी बड़े सारे रिस्क हो सकते हैं। उसके हिसाब से आपने उसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसके फिर इंटरनल कंट्रोल लिखने हैं, ठीक है। मैनेजमेंट उन रिस्क से बचने के लिए क्या इंटरनल कंट्रोल लगाए, ऐसा क्या करे कि जी वो रिस्क जो आप पढ़ रहे हैं वो गलतियां यहाँ पे ना हो। और फिर जब आप ऑडिटर बन के वहां जाएंगे, आप इन इंटरनल कंट्रोल को कैसे टेस्ट करेंगे। अगर मैनेजमेंट कहती है कि मैंने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की हुई है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि जी मैनेजमेंट ने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज सही से अप्लाई की है कि नहीं की। आप जाहिर सी बात है देखेंगे, आप कहेंगे ऑर्डर कौन लेता है सर, प्रोसेस कौन इसको करता है, क्रेडिट रेफरेंस कौन चेक करता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर की क्रेडिट लिमिट कौन चेक करता है। सब बंदों का पूछेंगे बारी बारी। जहां पे जी उसने एक ही बंदा दो प्रोसेस के लिए बताया, वहां पे आपका माथा खटक जाएगा फौरन। आप कहेंगे जी ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, एरर के चांसेस बढ़ गए हैं। एक बंदा ऑर्डर ले भी रहा है, उसको प्रूव भी कर रहा है, ये चीज थोड़ी मुझे ठीक नहीं लगी। मतलब वो किसी के भी ऑर्डर प्रूव करेगा, ऑर्डर ले लेगा और ऑर्डर को प्रोसेस कर देगा। एक ही बंदा तीन तीन कामों के लिए रखा हुआ है आपने, ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बंदा जो कैश की पेमेंट जो है वो कलेक्ट करता है, और एक बंदा सेपरेट आप रखें जो उसका फॉलो अप लेता है, जो उसकी कस्टडी जिसके पास होती है कैश की, वो सेपरेट बंदा होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, कैश कलेक्ट कर रहा है, वो इजीली रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कैश की कस्टडी भी उसी के पास है। अब कस्टडी अगर डिफरेंट बंदे के पास होगी, तो वो जाहिर सी बात है उसको मैच कराना पड़ेगा। जी मेरे पास तो आपने जब कैश दिया था वो इतना था, रिकॉर्ड्स में ये आ रहा है, बाकी अगर मैंने दूसरे जो पर्सनल से रब्ता किया है तो सेल हमारी इतने की हुई है, तो पैसे हमें इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो वो साथ साथ जो है चार चार बंदे इन्वॉल्व होंगे प्रोसेस में, तो खुद ही कह लीजिए चांसेस कम हो जाएंगे फ्रॉड के, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देखेंगे, और ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आपका इतना इतना इंपॉर्टेंट आपका कंट्रोल है, इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रोल एक्टिविटी जो आपने चैप्टर 5 के अंदर पढ़ी है, ये आपके सारे प्रोसेस में आपके जब आपसे इंटरनल कंट्रोल पूछा जाएगा जी लिखें, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आपका सबसे पहला कंट्रोल होना चाहिए। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया जी, आप उसको फिर चेक करेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं आ रही। आप बकायदा पूछेंगे, आस्क करेंगे मैनेजमेंट से, क्या जी कि ये बंदे प्रोसेस के कौन है, तो आप इंश्योर करेंगे जी कि देयर मस्ट नॉट बी अ कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। जब कस्टमर क्रेडिट लिमिट
कस्टमर की क्रेडिट लिमिट ऑथराइज है, कहाँ कंट्रोल लगा हुआ है, आप कैसे चेक करेंगे क्रेडिट लिमिट ऑथराइज है? आप कहेंगे जी स्पेसिफिक कोई बंदा देखें, आप कहते हैं कि सर क्रेडिट लिमिट अप्रूव है कि मुझे कैसे पता चलेगा? तो सर ये देखिए हमने ना इसको अप्रूव किया, ये हमारे मैनेजर की सिग्नेचर है। अच्छा, ये मैनेजर की सिग्नेचर है, आप मैनेजर की सिग्नेचर देखिए, वो फलाँ उसने कोई क्रेडिट लिमिट थी उसकी, उसको अप्रूव किया हुआ था। यहाँ से आपको पता लग जाएगा। आप उसके जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो देख सकते हैं कि जी बाकायदा ऑथराइजेशन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। तो डिस्काउंट पॉलिसी उन्होंने कहा जी ऑथराइज है, आप डिस्काउंट पॉलिसी ले लेंगे। दिखाइए जी सर डिस्काउंट पॉलिसी किधर है आपकी वो पॉलिसी? और उसके ऊपर बाकायदा मैनेजमेंट के जो ऑथराइज पर्सन है उसके सिग्नेचर चेक करेंगे। गुड्स डिस्पैच नोट सर हमारे से जो है वो सिक्वेंशली नंबर्ड है। अच्छा, सिक्वेंशली नंबर्ड है, जरा दिखा दें हमें। पहले जरा 10 इनवॉइसेस हैं, पहले आपके 10 सेल ऑर्डर हैं लेट से, उसके गुड्स साथ डिस्पैच नोट भी दिखा दें। ये आपका टेस्ट कंट्रोल है। इसी तरह हमने सेकंड पे देखा था जी जब आप गुड्स डिस्पैच करेंगे और गुड्स को इनवॉइस करेंगे तब क्या कंट्रोल है। अब आप गुड डिस्पैच करने लगे, तो आप कहेंगे जी गुड्स जो है वो डिस्पैच होनी चाहिए, वो एक ऑथराइज कस्टमर को डिस्पैच होनी चाहिए। सबसे पहले फिर से यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जो बंदा गुड डिस्पैच कर रहा है, जो बंदा इनवॉइस प्रिपेयर कर रहा है और जो बंदा सेल ऑर्डर को प्रोसेस कर रहा है, ये 3 बंदे डिफरेंट होने चाहिए। और आप कैसे इंश्योर करेंगे? आप इंश्योर कर लेंगे, आप देख लेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को गुड्स पहुंची है, कुछ को नहीं पहुंची, तो आप कहेंगे कि भाई जिस जिस बंदे को गुड्स पहुंचती है कस्टमर को, उससे एक्नॉलेजमेंट ले। आप कैसे चेक करेंगे जी एक्नॉलेजमेंट होती है बाकायदा? आप कहेंगे सर गुड रिसीट नोट जो है, गुड डिस्पैच नोट आपने कॉपी उसको भी भिजवाई होगी, ठीक है। जरा कस्टमर के सिग्नेचर दिखा दें हमें उसके ऊपर, ठीक है। तो गुड डिस्पैच नोट के आप लेके जाते हैं, 2 कॉपीज आप कराते हैं, एक कॉपी उसके पास छोड़ाते हैं, एक कॉपी उससे साइन करा के वापस ले आते हैं, और फिर आप दिखाते हैं कि जी कस्टमर ने साइन कर दिया है, इसका मतलब उसको गुड्स रिसीव हो गई। तो गुड डिस्पैच नोट आपके पास ही पड़ा होता है कि जी ये बाकायदा डिस्पैच हुई है, कस्टमर के इसके ऊपर सिग्नेचर है। आप कैसे वेरीफाई करेंगे? ये बात आती है जब आपको पता होगा कि जी इंटरनल कंट्रोल क्या है। हर सेल ऑर्डर के लिए हर एक जीडीएन बना होना चाहिए, गुड डिस्पैच नोट। और हर जब गुड डिस्पैच नोट बन गया, हर सेल ऑर्डर हर जीडीएन के अगेंस्ट एक इनवॉइस जरूर बननी चाहिए। तो ये 3 चीजें लाजमन है। इसी तरह अगर आप मैं परचेज के सिस्टम में बात करूं तो परचेज ऑर्डर, ठीक है, परचेज ऑर्डर के साथ आपका गुड्स रिसीट नोट, ठीक है। और गुड्स रिसीट नोट जब आपने परचेज ऑर्डर बनाया, आपने गुड्स रिसीट नोट बनाया जब आपको गुड्स रिसीव हो गई, और जब आपको गुड्स रिसीव हो गई तो फिर आपका सप्लायर जब ये चीज इंश्योर कर लेता है कि जी गुड्स मिल गई, वो साथ आपको इनवॉइस भी भिजवा देता है। इनवॉइस आपका वेंडर आपको देता है। ये तीनों चीजें आपने संभाल के रखी होती हैं। इसके बाद इन तीनों की बेसिस पे आप एंट्री कर देते हैं कि जी परचेज हो गई मेरी इतने की, और आपने क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया। ये अब आप एंट्री कर देंगे, ये रिकॉर्डिंग में आ गया। ये अभी हमने पढ़ना है, और हम पढ़ रहे थे अभी इनवॉइसिंग की बात तक, यहाँ तक हमने अभी वो ये चीजें कर ली थी। अब मैं आती हूँ कि जी सॉरी, मैं सेल के हवाले से हमने करनी है, परचेज अभी हमने शुरू नहीं किया। अब मैं आती हूँ जी सेल्स की, आप रिकॉर्डिंग करने लगे, ठीक है, और उसकी अकाउंटिंग करने लगे। तो अब यहाँ पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? अब आपने सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में सोचना है। देखिए पिछले सारी चीजें हो गई हैं, कस्टमर ने ऑर्डर जो किया उसको आपने ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया है, गुड्स रिसीट नोट भी बन गया हुआ है, गुड डिस्पैच नोट सॉरी वो भी बन गया हुआ है। अब आप रिकॉर्डिंग करने लगे हैं, ठीक है। अब आप क्या करने लगे जी? अपने सिस्टम में उसकी एंट्री करने लगे हैं, अकाउंटेंट। अब वहां पे क्या क्या मसले हो सकते हैं, और वहां पे क्या क्या आपको कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लगाना है, और वहां पे क्या क्या आपको इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं, ठीक है। चलें मैं अब यहाँ पे अगेन बात करती हूँ, हमारा तीसरा जो शुरू हो गया है जिसको कह रहे हैं रिकॉर्डिंग सेल्स एंड अकाउंटिंग। अगेन सबसे पहले मैंने रिस्क लिखी। अच्छा, अब मैं रिस्क और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सेपरेट नहीं लिख रही, क्योंकि रिस्क को ही अगर आप कहें कि जी ये रिस्क ना हो तो वो आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना। रिस्क क्या है जी कि गुड्स 2 दफा किसी कस्टमर को ना चली जाए, तो क्या ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होगा? हर कस्टमर को एक सेपरेट जो भी है गुड्स पहुंचे।
तो हर सेल ऑर्डर के अगेंस्ट एक वो पहुंचेगी, आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो रिस्क को उलट कर दे तो वो आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। ये चीज ना हो, ये हो सकता है, ये खतरा है, तो ये आपका रिस्क है। जैसे कि सिस्टम क्रैश की हो सकते हैं, तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टम क्रैश ना हो। सिस्टम क्रैश ना हो इसके लिए क्या कंट्रोल लगाएंगे? आप कहेंगे जी बैकअप करेंगे, बैकअप प्लानिंग करेंगे, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग करेंगे, कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग करेंगे, अपने सिस्टम के जितने भी हैं उसके कोई मेंटेनेंस के लिए अपनी थर्ड पार्टी से रब्ता करेंगे। ये इंटरनल कंट्रोल है। अब आप कैसे जाके टेस्ट करेंगे? वो कहते हैं कि जी हमने बैकअप रखा हुआ है। सर कहाँ बैकअप रखा हुआ है? आप इंश्योर करेंगे कि वो बैकअप उसी बिल्डिंग में ना हो कि जी इसी बिल्डिंग का डेटा तबाह हुआ तो वो भी सारा डेटा तबाह हो गया। अच्छा सर हमने एक सेपरेट एक वेंडर है उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो हमारी अगर एकदम से कोई क्रैश करता है सिस्टम तो हम उससे रब्ता करते हैं। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, दिखाइए वो किस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ये अब आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो मैं अब रिस्क और इसको सेपरेट नहीं लिख रही, मैं अब डायरेक्ट इंटरनल कंट्रोल लिखूंगी। और नेक्स्ट आपके आते हैं जी टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ओके, सबसे पहला रिस्क क्या है जी? आप इनवॉइसेस रिकॉर्ड करने लगे हैं। सबसे पहला रिस्क क्या है? कि वो रिकॉर्ड ही ना हो। मिस हो सकते हैं। आप इनवॉइसेस रिकॉर्ड करने लगे लेकिन बीच में से आप कह लीजिए एक दो मिस हो गए, तो इनवॉइसेस या फिर अगर सेल रिटर्न हो जाती है तो कौन सा नोट बनता है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। ऐसा हो सकता है कि जी वो मिस हो जाए, वो रिकॉर्ड ही ना हो, आप रिकॉर्डिंग करने लगे हैं, तो सबसे पहला रिस्क ये हो सकता है कि कोई इनवॉइस मिस हो गई, कोई इनवॉइस मिस हो गई, कंप्लीटनेस पे मसला आ गया। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग हो सकी, मे नॉट बी रिकॉर्डेड। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इनवॉइसेस और आपके क्रेडिट नोट मिस ना हो, सारे के सारे रिकॉर्ड हों, ये आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। कंट्रोल क्या लगाएंगे इस पे? नंबरिंग हो सीक्वेंस से। नंबरिंग हो भाई। अगर आपको पता हो कि सारी की सारी, एक तो आपके जितने भी आपका सेल ऑर्डर है और देन आपका गुड्स डिस्पैच नोट और देन आपके जो इनवॉइस, और इनवॉइस के बाद अगर क्रेडिट नोट इशू हो जाता है तो क्रेडिट नोट, ये सारे के सारे क्या हों? सीक्वेंशियली नंबर्ड हों। ये आपका कंट्रोल है। इससे क्या होगा? जब वो सीक्वेंशियली नंबर्ड होंगे तो जाहिर सी बात है जब आप पहली इनवॉइस एंटर करेंगे या पहला जीडीएन एंटर करेंगे, दूसरा जब आप एंटर करने लगेंगे तो आप मिस नहीं करेंगे बीच में। आप कहेंगे जी अब नंबरिंग 2 पे आना चाहिए थर्ड जीडीएन, नंबरिंग 3 पे आना चाहिए जी फोर्थ जीडीएन। ठीक है, इसी तरह आप इनवॉइसेस की एंटर कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 2 के बाद इनवॉइस नंबर 5 नहीं आप एंटर करेंगे, वहां से क्लियर पता चल जाएगा जी 2 मिस हो रही हैं बीच में। तो ये सिक्वेंशियली अगर नंबर्ड आप इनवॉइसेस इशू कर रहे होंगे एक ऐसे सिक्वेंशियली डॉक्यूमेंट पे ऊपर जो सिक्वेंशियली नंबर्ड है, तो आपको पता चल जाएगा कोई मिस ही नहीं होगी। ओके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा जी इस पे? आप कैसे इंश्योर करेंगे जी कि सारे के सारे सेल ऑर्डर, सारे के सारे जीडीएन, सारी की सारी इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट सिक्वेंशियली नंबर्ड है? कैसे इंश्योर करेंगे जी? मिस उसकी नंबरिंग चेक कर लें, क्रॉस चेक्स कर लें। आप इनके डॉक्यूमेंट्स व्यू करेंगे ना, व्यू करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स को। व्यू करने से मुराद आप लिस्ट ले लेंगे। आप लेट से आप कहते हैं कि जी मुझे अगली 20 जो लेजर के अंदर जो 20 आ रही हैं टोटल इनवॉइसेस, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे मुझे दिखा दें, तो आप लिस्ट मंगवा लेंगे उससे। आप लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस ले लेंगे। तो ये पहली 10 इनवॉइसेस जरा दे दें। ठीक है, पता चला कि पहली 10 इनवॉइसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चेक करेंगे जी कि पहली इनवॉइस के अगेंस्ट जीडीएन का नंबर क्या है। ठीक है, लेट से 6 से शुरू हो रहा है ये, इसका जीडीएन नंबर 7 आ रहा है। इनवॉइस नंबर 3 पे जीडीएन नंबर 9 आ गया। मसला आ गया।
इनवॉइस तो कोई बीच में नहीं है, वो जीडीएन किधर गया? बीच वाला जो जीडीएन है वो कहाँ है सर? आप तो कह रहे सिक्वेंशली नंबर तो हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि जी हर जीडीएन के अगेंस्ट तो एक आपकी इनवॉइस इशू होनी चाहिए। यहाँ से पता चलेगा ओ अच्छा एक जीडीएन पड़ा हुआ है 8 नंबर का जीडीएन, इसके अगेंस्ट अभी तक हमने इनवॉइस इशू नहीं की। ओहो, पता ही नहीं लगा हमें तो। अगर इनवॉइस नहीं इशू की तो इसका मतलब अभी तक हमने अपने कस्टमर को बिलिंग भी नहीं की, गुड्स उसको पहुंच चुकी हुई हैं। गुड डिस्पैच नोट इसका इंडिकेटर है कि जी जीडीएन बन गया है, तो गुड आपके गोडाउन से निकल चुकी हुई हैं, बिलिंग भी नहीं हुई है। इसका मतलब वो सेल है इसी करंट पीरियड की, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर सके इस वजह से। तो ये आपने किया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और ये बात आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई इस तरह से। अच्छा, अगला रिस्क क्या हो सकता है? अगला क्या रिस्क हो रॉन्ग सकता है? अमाउंट से किए जाए या रॉन्ग कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड की जाए। आप इनवॉइस, बिल्कुल ठीक है, असलम नाम के 2 आपके कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने जाहिर सी बात है, अगर आपको याद हो, एक आपका कंट्रोल अकाउंट बन रहा होता है। कंट्रोल अकाउंट में तो आपको पता है कि सारे के सारे डेटर्स का टोटल बैलेंस आ रहा होता है। टोटल सारे के सारे डेटर्स का टोटल क्रेडिट बैलेंस जो भी है, एंड पे जो बैलेंस बचता है वो आ रहा है। सारी की सारी टोटल सेल्स, टोटल रिसीट्स, ये तो कंट्रोल अकाउंट है। कंट्रोल अकाउंट से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक बना सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल क्या एरर हो रहे हैं ये नहीं पता चल सकता। इसके लिए आप इंडिविजुअल मिस्टर ए के अकाउंट में जाएंगे, मिस्टर बी के अकाउंट में जाएंगे, मिस्टर सी के अकाउंट में जाएंगे, इसका इतना बैलेंस पड़ा था, इतना पड़ा था, इसका इतना पड़ा था, मजीद इसको सेल हो गई, मजीद इसको इतनी सेल हो गई, इतनी इससे रिसीट आ गई, इतनी इससे रिसीट आ गई, पता चला ये असलम है और एक और असलम। आपने जी करनी थी पोस्टिंग यहाँ पे और कर दी आपने सेल यहाँ पे रिकॉर्ड। अब क्या हुआ? इसका मतलब आप इनवॉइस तो ठीक है, इनवॉइस की अमाउंट भी ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग करते हुए आपने एक गलत कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। अब इसका बैलेंस डिफरेंट आएगा, इसका बैलेंस आई सी बात है डिफरेंट आएगा। ये अब आपका रिस्क राइज हो गया। क्या है जी? आपने पोस्टिंग जो कर दी है वो गलत अकाउंट में कर दी। इनवॉइसेस जो हैं, या फिर आपके जो अगर लेट से क्रेडिट नोट्स भी तो हो सकते हैं, आपकी गुड्स अगर वापस आ जाती हैं तो वही कस्टमर आपका डेबिट होने की बजाय आप कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा, तो क्रेडिट नोट्स भी हो सकते हैं। आपके इनवॉइसेस या क्रेडिट नोट्स आपने रॉन्ग कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट कर दिए, रॉन्ग कस्टमर अकाउंट। कंट्रोल क्या लगाएंगे जी? ये बात कब आइडेंटिफाई होगी? हमें कैसे पता चलेगा जी कि ये अच्छा ये फलां असलम ये वो वाला असलम नहीं था, इसका बैलेंस हम तो ऐसे ही चलाते रहेंगे, हम सीधी बैलेंस हम तो चेक करने की जहमत ही नहीं करेंगे। कंट्रोल क्या लगाएं इसके ऊपर? क्या चीज ऐसी लगाएं कि हम फौरन इसको आइडेंटिफाई कर लें एज सुन एज अर्ली पॉसिबल, ईयर एंड से पहले पहले, कि जी असलम का कहीं गलत बैलेंस जो है वहां पे लेके ना चला जाए। कैसे इंश्योर करेंगे? अच्छा, हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है, हर कंपनी ने अपना ये एक बनाया होता है मेथड, ये इंटरनल कंट्रोल इसे कहते हैं। इंटरनल कंट्रोल आपको पता है पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं। होता क्या है, आपने क्या किया, ये मंथ एंड पे आपने जितनी भी सेल्स की, मंथ सेल की असलम के साथ, आप उसका एक बैलेंस निकालते हैं, और आप बैलेंस निकाल के जो भी आपने लेट से 40,000 आपने कहा जी मैंने आपसे लेने हैं, आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं इस कस्टमर की, इस असलम की, आप मंथली स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि जी असलम साहब मंथ के शुरू में आपका बैलेंस लेट से 10,000 था, मजीद आपको इस साल हमने जो सेल की वो आपको 20,000 की मजीद रिसीट आपको जो है वो आपसे कुछ भी नहीं आई हमें इस साल, तो लेट से आप इसको कह लीजिए 30,000 की सेल मजीद की, तो कहा जी कि आपका कैरी डाउन बैलेंस है जी 40,000। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने जी मिस्टर असलम को भिजवा दी, कस्टमर को। जाहिर बात है आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कर सकते हैं, हार्ड में भिजवा दी, जैसे मर्जी आपने भिजवाई। असलम ने जब ये स्टेटमेंट देखी, असलम ने कहा सर नहीं, मेरा बैलेंस सिर्फ 10,000 है। आपने कहा ये कैसे हो सकता है, हमारे पास 40,000 आ रहा है, क्या मसला हुआ है? वो देखेगा सर इस साल तो मैंने आपसे कोई चीज परचेज ही नहीं की है, ये सेल मेरी तो नहीं हुई है, मैंने तो आपसे कुछ नहीं परचेज किया।
तो कहेंगे नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं, भाई मैंने आपसे कुछ परचेज ही नहीं किया। अच्छा, परचेज नहीं किया, फिर क्या मसला हो सकता है? इसका मतलब गलत एंट्री हुई है आपकी तरफ से। अब यहाँ पे आप मसला जब ये इशू की तरफ जाते हैं कि जी ये सेल यहाँ पे आ कैसे गई है, तो फिर आप इसका ओरिजिनल इस सेल ट्रांजैक्शन का जो भी आप कह लीजिए, आप बकायदा इनवॉइसेस निकाल के देखते हैं खुद। ठीक है, इनवॉइसेस आपके पास पड़ी होती हैं, जो आपने कस्टमर को इशू की होती हैं, उसकी कॉपी आप भी अपने पास रखते हैं, आप इनवॉइसेस निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने इसको सेल किया, ये तो मान नहीं रहा, हम जरा इनवॉइस निकाल के देखते हैं। जब आपने इनवॉइस निकाली तो पता चला ये मिस्टर असलम साहब, ये वो असलम नहीं है। इनवॉइस से पता चला, इनवॉइस के ऊपर तो आपको पता है कि आपके डेटर का, आपके कस्टमर का एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर आ रहा होता है। याद है कि रेफरेंस नंबर कौन सा है? जब आपका कस्टमर अप्रूव हो जाता है, ये नया कस्टमर नहीं होता, नया कस्टमर जैसे ही आता है आप उसकी एक स्पेसिफिक आईडी बना देते हैं। जैसे आप एक आईकेप के मेंबर जैसे ही बनते हैं तो आपको सीआरएन अलॉट कर दिया जाता है, इंडिकेशन है कि जी अब आप कोई आउटसाइडर नहीं है, आप आईकेप के पर्सन है, स्टूडेंट है, मेंबर होने जा रहे हैं। तो इसी तरह कस्टमर को भी एक आईडी अलॉट कर दी जाती है। आप जब वो जाके आईडी भी देखते हैं, वो अच्छा इसकी आईडी भी डिफरेंट है, ये पर्सन भी डिफरेंट है, तो अब वहां पे फिर आप इसके अगेंस्ट आप एक दूसरी इनवॉइस निकाल के देखते हैं दूसरे असलम साहब की। तो इसके अगेंस्ट जब देखिए आपने इस असलम को भिजवाया होगा, इसको भी, सी को भी भिजवाया होगा, बी को भी, इस वाले असलम को भी भिजवाया, जब आप इस असलम को भिजवाया होगा तो वो भी यहाँ पे आके मसला करेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपने 10,000 की सेल्स रिकॉर्ड की हो, मतलब 40,000 इसके अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन वो डेबिट हो गया उसके अकाउंट में। ये कहेगा जी मेरा बैलेंस ज्यादा बनता है, ठीक है, तो आपने कम किया। ये कह रहे कि मेरा बैलेंस कम बनता है लेकिन आपने मुझे ज्यादा दिखाया हुआ है। तो यहाँ से भी फिर एरर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा जी कि अच्छा ये सेल इसके अकाउंट में आनी चाहिए। और फर्दर जब हम इनवॉइस भी देखेंगे तो जो आईडी जो है वो हम मैच करेंगे कि ये इसकी आईडी जो है वो उस असलम की मैच नहीं हो रही होगी। तो हम ये आईडी को सर्च आउट करेंगे कि जी ये आईडी किस बंदे की है, किस कस्टमर की है, उसकी इनवॉइस देखेंगे तो पता चलेगा। तो कंट्रोल हमारा क्या हुआ जी? हाँ जी, कंट्रोल क्या हुआ? रेगुलर कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। रेगुलर आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, रेगुलर स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, कस्टमर की जो भी स्टेटमेंट है, और वो आप सेंड किया करेंगे कस्टमर को। अगर उसको खुद बना ली, कस्टमर को भिजवाई नहीं, तो कहाँ एरर आइडेंटिफाई हो सकता है? तो कस्टमर को बकायदा आपने भिजवानी भी है। इसके अलावा आप जाहिर सी बात है रिकंसिलिएशन भी बनाएंगे अपने कंट्रोल अकाउंट के साथ, उसको मैच करने के लिए, जो भी आपकी रिकंसिलिएशन है बिटवीन कंट्रोल अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट। हम ये तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में नहीं आ जाता। वो तो ईयर एंड के बाद में, जब ईयर एंड आएगा हम आगे कंफर्म करेंगे तो ये तब एरर आइडेंटिफाई करेंगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैनेजमेंट पहले इंटरनल कंट्रोल लगा के तो मंथली बेसिस पे ये एरर खुद ही आइडेंटिफाई करते रहे। कहा इसीलिए तो जा रहा है। अगर हम ही ने आगे सारा, ऑडिटर ने सब कुछ करना है, ऑडिटर ने तो चेक करना ही करना है, लेकिन ऑडिटर की भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो अगर मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी अपने प्रोसेसेस लगा के, इंटरनल कंट्रोल लगा के ये चीजें साथ साथ कोप अप करती जा रही है तो हमारे लिए अच्छा होगा। जितने इंटरनल कंट्रोल, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल हम जब टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छे हैं, तो हम अपना काम कम कर देंगे थोड़ा। आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे जी? भैया आप कैसे चेक करेंगे इसको? स्टेटमेंट्स चेक करेंगे कि उसमें डिस्पैच किए आप कस्टमर को या कहेंगे नहीं। सर आप स्टेटमेंट बनाते हैं, वो कहेंगे हाँ बनाते हैं, दिखाइए जरा। वो दिखा देंगे सर आप भिजवाते भी हैं, हाँ जी भिजवाते हैं। कैसे भिजवाते हैं? फिर ईमेल करते हैं, दिखाएं ईमेल। ठीक है, आप चेक करेंगे जी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड भी हुई हैं, स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, और फिर कस्टमर के साथ शेयर भी की जा रही हैं, तो समझ आ जाएगी हमें। हम रैंडम बेसिस पे कुछ कस्टमर देखेंगे कि जी आपने हाँ वाकई इन्होंने स्टेटमेंट जो है वो शेयर की हुई है, तो देख लेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आप सर ये कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन वगैरह बनाते हैं? हाँ जी बनाते हैं, दिखाइए, रिकंसिलिएशन ले लें उनसे।
आपने तो वेरीफाई करना है ना। उसने कहा मैंने इंटरनल कंट्रोल लगाया है। अब आप सोचें कि मैंने आपसे कहा जी कि हर बच्चा डेली बेसिस पे इस लेक्चर को जाके 5 दफा लिखा करेगा। मैंने इंटरनल कंट्रोल बना दिया लेट से। रिस्क किस रिस्क को कवर करने के लिए कि जी आपको याद नहीं होता या कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए, रिस्क है ये। तो राइटिंग लिखने की आदत नहीं है, तो मैंने कहा जी हर लेक्चर को आपने जाके जी 5 दफा लिखना है। लेट से चले 2 दफा लिखना है। ये इंटरनल कंट्रोल बना दिया मैंने, पॉलिसी बना दी। अब मैं इसको चेक भी तो करना है ना। चेक कैसे करूंगी कि बकायदा आपने लिखा है कि नहीं लिखा, वो मैं कहूंगी जी जरा दिखा दें कहाँ लिखा है। ये मेरा कंट्रोल है, टेस्ट कर रही हूँ मैं आपके उस कंट्रोल का कि आप बकायदा उसको फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो रेकंसिलेशन मैं उनसे मांग लूंगी जी रेकंसिलेशन दिखा दीजिए मुझे। अब यहाँ पे एक कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंटरनल कंट्रोल, वो आपने सबसे पहले खुद ही लिख लिया करना है। यहाँ पे मुझे बताइए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किस किस की आएगी जी, किस किस की ड्यूटीज सेग्रीगेट होनी चाहिए। हाँ जी, जो कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करता है वो सेपरेट बंदा होना चाहिए। जो गुड्स डिस्पैच करता है वो सेपरेट बंदा होना चाहिए। जो इनवॉइस प्रिपेयर करता है वो सेपरेट बंदा होना चाहिए। जो कैश कलेक्ट करता है वो सेपरेट बंदा होना चाहिए। जो फिर इस कैश का फर्दर फॉलो अप लेता है वो सेपरेट बंदा होना चाहिए। ये सारे बंदे अलग अलग होने चाहिए। ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए जी, और क्या रिस्क है। हाँ जी, और क्या रिस्क है। और ये रिस्क है कि भाई जो आप अमाउंट एंटर करें, लेट से वो गलत एंटर कर दें। इनवॉइस से तो आप अमाउंट तो एंटर कर रहे हैं लेकिन अमाउंट जो है वो सही ना हो, इनकरेक्ट अमाउंट आप एंटर कर दें, ठीक है। इनवॉइस पे लेट से 50,000 लिखा, आपने गलती से 50,500 लिख दिया, अमाउंट गलत आप एंटर कर दें। इसका तो अब कोई जीडीएन से कोई इससे कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन अब इस पे क्या करें, इस पे मैम क्या इसमें भी स्टेटमेंट ना हो आप भेज सकते हैं। जी। हाँ जी, क्या कंट्रोल लगाएं। हम रिकॉन्सिलेशन इसके अलावा स्टेटमेंट से भी हम चेक कर सकते हैं। आप सिस्टम में इनवॉइस की अमाउंट एंटर करने लगे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट के ऊपर ठीक लिखी है, लेकिन जब आप सिस्टम में एंटर करने लगे तो गलत एंटर कर दी। यहां पे पूछ रही मैं आपसे क्या कंट्रोल है। चैप्टर 5 में कुछ कंट्रोल्स पढ़े थे हमने, एक्यूरेसी कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स, याद आता है कुछ, कंप्लीटनेस कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर हमने फर्दर इनपुट कंट्रोल देखे थे, याद आता है जी कि नहीं आता। उन इनपुट कंट्रोल में हमने एक कंट्रोल देखा था, इनपुट कंट्रोल्स वहां पे देखे थे, और उन इनपुट कंट्रोल्स में हमने एक रेंज चेक देखा था, एक एग्जिस्टेंस चेक देखा था, फिर आपने कंट्रोल टोटल देखा, फिर आपने बैच टोटल देखा। ये सारे आप कंट्रोल क्यों लगा रहे थे, इसीलिए ना कि गलत अमाउंट एंटर ना हो जाए, ठीक है, गलत अमाउंट एंटर ना हो जाए। तो ये आपको उससे रेफरेंस मिलेगा जी आपको चैप्टर 5 में जो आपने कंट्रोल्स पढ़े। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा, आप बकायदा को कहते हैं कि जी आपने रेंज चेक लगाया हुआ है, आप कोई रैंडम बेसिस पे एक ट्रांजेक्शन एंटर करके देखेंगे कि क्या वाकई ही लेट से जैसे आप CNIC जो है जो एंटर करते हैं तो वो आपको CNIC के जितने डिजिट्स की ऑप्शन होती है कि जी इतने नंबर हैं, उससे ज्यादा वो आपको कोई नंबर एंटर करने ही नहीं देता, ठीक है। तो इस तरह की ये है जी रेंज चेक,
स्पेस चेक हो सकता है, एग्जिस्टेंस चेक हो सकता है। तो इस तरह की जी चीजें हो सकती हैं, ये आप लगाते हैं कंट्रोल में। टेस्ट टू कंट्रोल कर लेते हैं आप। अभी रिकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं हम। मैंने सेल पे आपका टाइम लगा दिया इसलिए क्योंकि आप परचेज का सिस्टम अब आप खुद करेंगे। मंडे को बकायदा मैंने आपसे लिखवाना है परचेज का सिस्टम का एक एक रिस्क, उसका रेस्पेक्टिव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, उस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट क्या इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, और फिर उस इंटरनल कंट्रोल को आप टेस्ट कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपकी साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने सेल ऑर्डर किया था, सेल ऑर्डर बनाया, वहां पे आप परचेज ऑर्डर बनाएंगे। यहाँ पे आपने गुड डिस्पैच नोट बनाया, वहां गुड्स डिलीवरी गुड्स रिसीप्ट नोट बनाएंगे। यहाँ पे आपने इनवॉइस इशू की, वहां पे आपके वेंडर ने आपको इनवॉइस भिजवाई। तो आप अब वो सिस्टम अब आपने खुद पढ़ना है और इनफैक्ट अपने लिख के लेके आना है। मैं बकायदा चेक करूंगी आपकी कॉपीज। आपने परचेज का जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी इधर रिस्क, उसका साथ ही कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, साथ ही आपकी इंटरनल कंट्रोल, और उधर साथ ही कि उस इंटरनल कंट्रोल को आप टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। 4 या 5 पॉइंट्स कम से कम आपने हर के बना लेने। चलें आगे चलते हैं जी। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आप। तो सिस्टम में ऐसा भी तो हो सकता है कि बैड डेट्स जो हैं, बैड डेट्स वो आप राइट ऑफ कर दें विदाउट ऑथराइजेशन, ठीक है। आपको लग रहा है जी एक बंदे से पैसे अब रिकवर नहीं हो सकते, आपने ऐसे ही मुंह उठा के जी चलो जी किसी की भी मर्जी से आराम से आप इसको राइट ऑफ कर दें। भाई बैड डेट अगर आपको याद हो राइट ऑफ करना, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स में देखा हुआ है कि अगर बैड डेट कि आपने एक अमाउंट स्पेसिफाई की हुई है कि इतनी अमाउंट का डेटर आपने बैड डेट करना है और उसको राइट ऑफ करना है, ये इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना है, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए उससे लिए पहले, ठीक है। तो ऐसे मुंह उठा के जो आपने बैड डेट को राइट ऑफ नहीं कर देना, आपको बकायदा अप्रूवल चाहिए। कोई एक डेट को आप अब खत्म करने लगे कंपनी की बुक से, एक एसेट कम करने लगे हैं, तो राइट ऑफ करने लगे हैं चीजों को, तो आपको अप्रूवल चाहिए। तो आपने देखना है कि जी बैड डेट मस्ट बी ऑथोराइज। कंट्रोल क्या है जी, बैड डेट मस्ट बी ऑथोराइज, ठीक है जी। कंट्रोल क्या होगा इसके लिए, कंट्रोल बता दीजिए मुझे जरा जल्दी। कंट्रोल बता दिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप इसे कैसे परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता दें मुझे। मिस सिग्नेचर चेक करेंगे जब हम जिसको हमने राइट ऑफ किया है उस पे किसी अथराइज पर्सनैलिटी के सिग्नेचर होने चाहिए। आप कहेंगे कि ये बैड डेट आपने राइट ऑफ किया सर, वो कहें जी ये 5 लाख का डेट आपने राइट ऑफ किया है, क्यों, ये इसको 2.5 साल हो गए थे अभी तक पैसे नहीं दिए। अच्छा आपकी मर्जी थी, नहीं सर हमने अप्रूवल ली है। किसकी अप्रूवल ली है, वो हमारे से फलान डायरेक्टर है मैनेजमेंट पोजीशन पे एक बंदा है, उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। अप्रूवल ली थी, दिखाइए कहाँ पे अप्रूवल ली है। ये सर ये देखें, ये हमने एक जब बैड डेट राइट ऑफ करने लगे थे तो हमने एक अप्रूवल के लिए अपने मैनेजर को या अपने जो भी सीनियर डायरेक्टर को हमने ये भिजवाया था। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप चेक करेंगे, ये हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था और ये डॉक्यूमेंट के ऊपर देखिए हमारे सीनियर पर्सन के बकायदा सिग्नेचर मौजूद है, उन्होंने इस बैड डेट को बकायदा ऑथोराइज किया हुआ। ये ऐसे ही नहीं हुआ, बिल्कुल मिस ठीक है। सिग्नेचर चेक कर लेंगे आप, एविडेंस चेक करेंगे कि भाई उस एविडेंस के ऊपर ऑथोराइजेशन हुई भी है कि नहीं हुई। ओके मिस एक और क्वेश्चन है, हाँ जी क्या कह रहे हैं माजिद आप। मिस अगर कोई डेट मतलब डेटर जो है ना इमटेरियल हो या मटेरियल हो, इसमें भी कोई डिफरेंस रखेंगे हम कि भाई सिग्नेचर चेक करेंगे नहीं करेंगे। देखें अगर आपने पॉलिसी ये बनाई है कि बैड डेट अगर लेट से 30 रुपए का है, 40 रुपए का है, ठीक है। अगर आपने कहा जी इमटेरियल डेट है और हमारी ये पॉलिसी बनाई है हमने कि भाई जो डेट्स तो कह लीजिए तकरीबन 30,000 से कम के होंगे और उनको 3 साल का अरसा गुजर चुका होगा, तो मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि वो आंख बंद करके आपने राइट ऑफ कर देना, ठीक है। हमें वो बताएंगे, हम जब उनकी अप्रूवल पूछेंगे सर ये डेट आपने ऐसे ही राइट ऑफ कर दिया, वो कहेंगे नहीं हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है
कि जो डेट इसके नीचे होंगे वो हम उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो बस एक बार कह दिया हुआ है मैनेजमेंट ने, हम कहेंगे अच्छा मैनेजमेंट ने कहा वो पॉलिसी दिखा सकते हैं, तो वो पॉलिसी चेक कर लेंगे फिर, ठीक है। फिर उस बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए तो ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो उन्होंने पॉलिसी बनाई होगी वो पॉलिसी चेक कर लेंगे कि ये जो आपने फला पॉलिसी बनाई है वो जरा दिखा दें। जुबानी कलामी तो आप सारी बातें कर रहे हैं, तो जरा पॉलिसी दिखा दें हमें, कहाँ पे पॉलिसी बनाई है कि जी इतने डेटा आपको आराम से खुद ही राइट ऑफ कर देंगे, और वहां सीनियर मैनेजर जो भी है, सीनियर पर्सन जो है उस कंपनी का, उसके सिग्नेचर हुए हैं, बस दैट्स इट। फिर आपको ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। ओके, और क्या रिस्क हो सकता है जी? अरे ये भी तो हो सकता है ना रिस्क, कि एक डेटर है, 1 साल हो चुका है, उसने अभी तक पैसे ही नहीं दिए। एक डेटर को आप बस डेटर दिखाई जाएंगे, उसे कोई फॉलोअप नहीं लेना आपने, मतलब उसने कहा था कि मैं 1 महीने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, साल गुजर चुका है, अभी तक पेमेंट नहीं हुई, तो रिस्क है ना। रिस्क क्या है जी कि उस कस्टमर को फॉलोअप ही ना लें आप, उस कस्टमर से आप पैसे नहीं लेने, तो रिस्क क्या है कि जी हो सकता है कि आप कस्टमर को आप फॉलोअप ही ना लें, रिस्क हो सकता है ये, कस्टमर मे नॉट बी फॉलोड अप। कंट्रोल क्या लगाएंगे आप? हाँ जी, जो मैनेजमेंट वो जो चीजें कहेगी ना, आपने सिंपल सोचना है कि आपने उसको वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? ऑडिटर ने करनी एग्जामिनेशन है, ऑडिटर ने उसकी बातों को मानना नहीं है, उसकी बातों का जवाब ढूंढना है कि अगर वो ये बात कह रहा है तो वो उसका एविडेंस आपको कहाँ से मिल सकता है। अगर ये कहते हैं कि जी सर कंट्रोल टोटल लगे हुए हैं, हमारे इनपुट कंट्रोल लगे हुए हैं, अच्छा इनपुट कंट्रोल लगे हैं, तो आप इसके लिए कैसे उसको टेस्ट करेंगे, जरा बताइए मुझे जल्दी से। मिस टेस्ट डाटा से करेंगे। आप बकायदा कहेंगे आप किस सिस्टम में एंट्री करते हैं, अच्छा ये यहाँ पे आप रेंडमली कोई भी आप कहते हैं कि अच्छा वो कहते हैं कि सर हम जो एक स्पेसिफिक आईडी अलॉट करते हैं, हम कोई और आईडी कस्टमर की इसमें अंदर एंटर करने की कोशिश करें तो वो एंटर नहीं होती, क्योंकि ये आईडी हमारे सिस्टम जनरेटेड बनी होती है, सिस्टम खुद जनरेट करता है ये आईडी। अच्छा आप कहते हैं कि चलो मैं रैंडम बेसिस पे कोई आईडी डालने की कोशिश करता हूँ, क्या सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है? आप डालते हैं तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, इसका मतलब जो वो बात कह रहे हैं इनपुट कंट्रोल लगा हुआ है, ठीक है, इनपुट कंट्रोल लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर आप वो कहते हैं कि जी सर हम कोई गलत अमाउंट जब एंटर करने की कोशिश करते हैं जो कि बाकी हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं करती, तो सिस्टम हमें एरर दे देता है कि ये वाली चीज जो है जो आप इनवॉइस की अमाउंट डाल रहे हैं ये जीडीएन के साथ मैच नहीं करती, वो जो जब आपने जीडीएन वगैरह की एंट्री की थी दूसरे मॉड्यूल में। अच्छा ऐसा है, आप एक रैंडम बेसिस पे एक जो जीडीएन है जो कहते हैं कि अभी आज आपने जो एंट्रीज वगैरह करनी है कोई, क्योंकि सेल्स तो डेली बेसिस पे चल रही होंगी, आप कहते हैं कि जी मैं उस जीडीएन के अगेंस्ट जो ऊपर अमाउंट लिखी है, मैं अब इनवॉइस के जब मॉड्यूल में आता हूँ तो मैं एक डिफरेंट अमाउंट एंटर करने की कोशिश करता हूँ, जब आप डिफरेंट करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, इट्स मीन कि सिस्टम वो जो कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल ठीक लगा हुआ है, ठीक है जी। तो आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब वो आप टेस्ट डेटा के थ्रू भी कर सकते हैं और आप मैनुअली भी इस तरह से भी चीजें चेक कर सकते हैं। टेस्ट डेटा आप यूज तब कर सकते हैं करते हैं जब आपकी सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड होती हैं, कंप्यूटर से चीजें चल रही होती हैं, आईडी भी वहीं से जनरेट हुई, जीडीएन भी वहीं पे एग्जिस्ट करता है, फिर आप एक डेटा उठा लेते हैं, आप डमी डेटा पकड़ के आप कहते हैं कि जी मैं एक डेटा डालता हूँ, लेट से 1 घंटे का डेटा डालता हूँ, तो क्या ये सिस्टम वैसे ही प्रोसेस होता है जैसे इन्होंने कहा है?
ठीक है, तो ये हो गया जी, आपने एक तरह से उनके कंट्रोल को टेस्ट कर लिया ना, तो कंट्रोल वैसे ही लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एरर जो भी हो उसको सिस्टम एक्सेप्ट कर ले। ओके, तो आप फॉलो प्रोसीजर लेंगे। अच्छा, इस केस में आपने कहा जी कि अच्छा हम ये फॉलो प्रोसीजर लेते हैं प्रॉपर। इसके अलावा आप कहते हैं कि जी सर हम एक मंथली बेसिस पे एक रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं, एक हर मंथ रिपोर्ट निकालते हैं कि किन किन कस्टमर के जो अकाउंट्स हैं वो ओवरड्यू हो चुके हैं, कौन कौन से हमारे डेटर्स हैं जो अब ओवरड्यू हो चुके हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि जी इस कस्टमर से अब हमने फॉलो अप लेना है, क्योंकि देखिए सवाल ये भी तो आएगा ना, आपको कैसे पता चलता है कि आपने इस कस्टमर से फॉलो अप लेना है। ठीक है, आप कहते हैं कि सर हम एक रिपोर्ट निकालते हैं मंथली बेसिस पे, वहां से हम जो आइडेंटिफाई कर रहे थे ये कस्टमर हमारा ओवरड्यू हो गया, 5 दिन 6 दिन 7 दिन बकायदा डेज भी आ जाते हैं। आप कहते हैं सर वो दिखा दें जरा हमें, जो भी आप एक्सेप्शन रिपोर्ट कह रहे हैं, इसको यूजुअली एक्सेप्शन रिपोर्ट कहते होते हैं। तो आप कहते हैं कि सर हमें जरा वो एक्सेप्शन रिपोर्ट दिखा दें, आप रिव्यू कर लें उस एक्सेप्शन रिपोर्ट को। ठीक है, रिव्यू करवा दें एक्सेप्शन रिपोर्ट को, आप फिर वहां से आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाते हैं और इसमें चीजें इस तरह से बिल्कुल आइडेंटिफाई होती हैं। तो मैंने आपको एक थिंकिंग प्रोसेस बताया, मैंने आपको याद करने को कुछ कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि प्रोसेस क्या है, पहले कस्टमर का ऑर्डर प्लेस होता है, फिर फिर आप उसे गुड डिस्पैच करते हैं, इनवॉइस होती है, फिर आप रिकॉर्ड करते हैं सेल। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसके स्टेप्स तो आपने याद करने हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ये जो आपने अब फर्दर रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, रिस्क के बाद उसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाना है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद उसकी इंटरनल कंट्रोल खुद सोचने हैं, इंटरनल कंट्रोल सोचने के बाद अब आपने सोचना है इसको मैंने टेस्ट कैसे करना है। आपने लेट से एक रूल बनाया घर में, हर बच्चा नमाज पढ़ के सोएगा। ठीक है, रिस्क है कोई बच्चा नमाज मिस करके तो फिर सो जाए, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, ये रिस्क है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या जी, हर बच्चा नमाज पढ़ के सोए। इंटरनल कंट्रोल क्या लगाएंगे आप इस पे, जब इंटरनल अजान कंट्रोल का आप टाइम लगाएंगे हो, कि जी एग्जैक्ट जो नमाज पढ़ने अजान का टाइम हो उसी वक्त सारे उठ जाएं। इंटरनल कंट्रोल लगा दिया आपने, पॉलिसी बना दी कि उसी टाइम पे अब आपने उठ जाना है, वही जैसे ही अजान हुई नमाज पढ़ने भाग जाओ फौरन। ठीक है, अच्छा अब आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि जी ये जो अजान के टाइम ये गए थे कि नहीं गए थे, उसी वक्त बच्चा उठ के गया था कि नहीं गया था, आप कंट्रोल टेस्ट कैसे करेंगे इसको। किसी की ड्यूटी लगाते हैं। ओके, कोई ड्यूटी लगा देंगे, वो चेक करे रिव्यू करता रहे। ओके, एक चीज ये हो गई। लेट से कोई बंदा नहीं था रिव्यू करने वाला, अब घर के कैमरे में चेक कर लेंगे। घर का कोई कैमरा नहीं लगाया आपने, मिस मस्जिद में प्रेजेंस चेक करेंगे। मस्जिद भाई में आप मस्जिद में कौन सी प्रेजेंस होती है? मस्जिद में आप प्रेजेंस भी चेक नहीं कर सकते, जिसने पढ़नी है उसने। ये भी नहीं कर पा रहे, इमाम साहब की ड्यूटी लगा दें। वो भी उसके साथ मिला हो, झूठ बोल दे। अब आप उसके पास आएंगे, हाँ तो बेटे बैंक नमाज चेक पढ़ी गए थे, हाँ जी गया था। अच्छा गया था, उसने कहा जी गया था। अच्छा कितनी देर में नमाज पढ़ के आ गए थे, कब कब आए थे, कितने बजे घर पहुंचे थे, उसकी सारी एक्टिविटीज को पूछना शुरू कर दें आप, कहीं ना कहीं उसकी मैच चीजें जो है वो कोऑपरेट नहीं होंगी। ठीक है, आपको पता चला जी इस वक्त तो वो ऑनलाइन बैठा हुआ था व्हाट्सएप पे, इस वक्त तो वो फेसबुक पे एक्टिव बैठा हुआ था, तो टेस्ट कर लिया आपने, इसका मतलब वो वहां पे नमाज पढ़ने नहीं गया था। आपने लेट से एक और पॉलिसी बनाई हो कि बच्चा मोबाइल भी साथ ना लेके जाए, कि हो सकता है कि वो मोबाइल भी वहां पे साथ यूज करे, एक और रिस्क राइज हो गया यहाँ पे। अब इस रिस्क से बचने के लिए आपने कहा जी मोबाइल भी घर पे पड़ा होगा, फिर आप जब इसको टेस्ट कर रहे होंगे आप कहेंगे जी मोबाइल आपका उस वक्त एक्टिव था और आप नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त, मोबाइल तो आपका एक्टिव चल रहा था, फेसबुक एक्टिव था। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजों से अब आपने कोशिश करने की भाई इंटरनल कंट्रोल जो लगाया था वो टेस्ट करना है बस आपने। ऑडिटर ने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ सोचना है, एक बात की तरफ नहीं रहना, उसने डिफरेंट चीजों की तरफ ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना है जी अच्छा ये हो सकता है, ये रिस्क हो सकता है, ये रिस्क हो सकता है, इसको मैं इस तरीके से चेक कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से चेक कर सकता हूँ। इंटरनल कंट्रोल वाला पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, आपको लिटरली हेल्प वहीं से मिलेगी। इंटरनल कंट्रोल के वाले चैप्टर जो है हेल्प वहीं मिलेगी आपको।
और दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हुए आपको बीइंग अ लॉजिकल पर्सन आप क्या-क्या चीज़ें करेंगे। प्रोसेस पता होगा तो आपको पता होगा जी जीडीएन बनता है, कब बनता है, कौन बनाता है, किस पर्पज़ के लिए बनता है, तो आप खुद ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख लेंगे। परचेज़ के अब आपने ये खुद लिख के लाने हैं। मुझे चाहिए जी हर बच्चा मंडे को आपने 3 उसके स्टेप उसने आपको बताए हैं। जब आप परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है? आप परचेज़ ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं। पहले कस्टमर आपका ऑर्डर प्लेस करता है और आप ऑर्डर ले रहे होते हैं, ऑर्डर टेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे अब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है? उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। पहले आप गुड्स डिस्पैच नोट बनाते थे। अब वहां से आपके वेंडर की तरफ से गुड डिस्पैच नोट आएगा। उस गुड डिस्पैच नोट को देख के आप गुड्स रिसीट नोट बनाएंगे। पहले आप इनवॉइस इशू करते थे जब आप सेल करते थे। गुड्स डिस्पैच नोट किया, साथ आपने इनवॉइस भी बना दी जैसे ही कस्टमर को चीजें पहुंच गई। अब जैसे ही हमें चीजें पहुंचेंगी, हमारा वेंडर हमें इनवॉइस भिजवा देगा। ये वेंडर की तरफ से आएगी। और उसके बाद जब हमारे पास गुड्स भी आ गई हैं, इनवॉइस भी आ गई है, सारी चीजें सब तय हो गए हैं, और अब हम क्या करेंगे, अपनी रिकॉर्डिंग कर लेंगे अपने सिस्टम में और देखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए। तो ये 3 स्टेप हैं। अब आपने एक एक स्टेप पकड़ना है। उस एक एक स्टेप के मुझे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिस्क चाहिए। उस रिस्क के रिस्पेक्टिव रिस्क के अगेंस्ट मुझे इंटरनल कंट्रोल चाहिए, और उस इंटरनल कंट्रोल को आप टेस्ट कैसे करेंगे, मुझे वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल चाहिए। ये असाइनमेंट हर बच्चा करे। जो बच्चा आज क्लास नहीं भी ले रहा, उसको भी बता देना है आपने सबने। माजिद आप बता दें, हारिस आप बता दें कि जी ये मुझे असाइनमेंट चाहिए। जो आगे नेक्स्ट आपका परचेज का सिस्टम है, प्रोसेस है, वो मैंने आपकी कॉपियों पे बकायदा चेक करना है, और इसके लिए आप बुक से हेल्प ले सकते हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन अब यहाँ वहां पे थोड़ा सा शायद सिंक्रोनाइज करके ना लिखा हो, आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा कि ये रिस्क है, इस रिस्क के अगेंस्ट इंटरनल कंट्रोल क्या है, और इस इंटरनल कंट्रोल को मैंने टेस्ट कैसे करना है। उसने तो एक लिस्ट बना के लिखी होगी, ये टोटल टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये टोटल इंटरनल कंट्रोल, ये टोटल रिस्क, और मुझे चाहिए रिस्पेक्टिव हर रिस्क के अगेंस्ट उसका इंटरनल कंट्रोल। हर इंटरनल कंट्रोल को आपने टेस्ट कैसे करना है, उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, चले मीटिंग एंड कर रही हूँ। ये काम आपका हो जाना चाहिए। हारिस आप ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दो, और अनिका आप गर्ल्स ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो। मेरे ख्याल से कोई लड़की हो तो क्लास लेनी नहीं होती, तो आप ही जी कर लेना ठीक है। फिर। लेकिन ये काम मुझे चाहिए मंडे को। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।